नमस्ता, आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एडू क्लासेस में। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमारा एग्ज़ाम नज़दीक है, तो उसी प्रयास में हम भी आप लोगों की हेल्प के लिए नए टॉपिक लेकर आ रहे हैं, जिससे जो चीज़ आप भूल रहे हों उसको रिवीजन कर लें। इसी क्रम में आज हम आपके लिए जो काव्य शास्त्र है, भारतीय काव्य शास्त्र और आलोचना से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है, 144 क्वेश्चन है, जिसमें 133 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से है। ओके, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप ये सोचें, जैसे जो हमारे पुराने लर्नर हैं, तो उनको तो लगेगा हाँ मैम क्लियर सही जो है मैं सही दिशा में ले जा रही हैं, लेकिन जो न्यू हैं उनको नहीं मालूम होगा। तो मैं आपको बता दूं, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। और दूसरा, मैंने यहाँ पे इस टाइप से क्यों पेज लिया है, मैंने इसलिए लिया है कि देखिए, एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो चीज़ें पढ़ी है उनको याद रखना ज़रूरी है। तो साथ ही ये पेज जो है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी हैं जो अलग से हैं। और मैं अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन जैसे टाइपिंग करके पढ़ाती हूँ, तो हो सकता है वो चीज़ें मुझे उस समय याद ना आए, लेकिन इस पेज को इसलिए लिया है कि आप लोग भी पढ़ चुके होंगे, है ना। तो यहाँ पे आप स्कोर करने की चीज़ नहीं है, आप चीज़ें याद करने की बात है कि जो नया मिल रहा है, अगर आप पढ़ा है तो जो फिर से आपको लग रहा है कि नया है, अरे ये तो पढ़ा है और लेकिन हम भूल रहे थे, तो राइट हो गया हमारा। और इस तरीके से हम एग्ज़ाम में याद करके जा सकते हैं। तो फ्रेंड, बस इसी उद्देश्य से मैंने ये क्लास बनाई है, जिसमें मैंने ये इस टाइप का पेज लिया जिसमें टिक लगा हुआ है। तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा, ओके। और मैं चाहती हूँ आप लोग अच्छा करें एग्ज़ाम में, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाँ ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही, ओके। और साथ ही बोलना चाहूँगी कि आप लोगों का एक लाइक और एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही प्रोत्साहन का काम करता है, जिसको लेकर ही मैं क्लासेस बनाने के लिए प्रोत्साहित रहती हूँ और अच्छा करने के लिए प्रयासरत रहती हूँ। कितना भी टफ मुझे कार्य करना हो, मैं करती हूँ, ओके। तो आप लोग एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर, कुछ भी गिफ्ट करके कुछ भी समझ लीजिए, क्योंकि एक शब्द जो है हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। आप चाहे जैसे आप कहते हैं कि मैम आपकी आवाज़ से हमें मोटिवेशन मिलता है ना, तो उसी तरीके से हमें आपके एक कमेंट से तो नज़र रहती है ना कमेंट बॉक्स में कि कितने मैसेज आए हैं आज कमेंट बॉक्स में, तो अच्छा लगता है, ओके। तो ज़रूर अगर टाइम मिले तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखा करिए, आपके विचार पता चलते हैं। तो आपका बहुत समय ले लिया मैंने, लेकिन अब जो है चलते हैं सीधे अपनी बात पे, ओके। माफ़ी चाहूँगी। तो पहला क्वेश्चन जो है, भावकत्व साधारणीकरण की यह परिभाषा किसने दी है? राइट आंसर हो जाएगा भट्ट नायक। दूसरा क्वेश्चन है, रस की सत्ता को किसने आत्मगत माना है? आत्मगत भरत मुनि। नेक्स्ट है प्रश्न, ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहा जाता है? ब्रह्मानंद सहोदर कहा जाता है रस को, और किसने कहा है? तो ये कहा है विश्वनाथ ने। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आचार्य शुक्ल किस प्रकार के आचार्य थे? तो रसवादी थे। ध्वनिवादी कौन थे? अगर आपको मालूम है तो जरूर बताइएगा। अलंकारवादी कौन है? ओके। और डॉक्टर नगेंद्र भी रसवादी ही हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन हो तुम बसंत के सुकुमार में कौन सा तत्व है? तो यहाँ पे कौन हो तुम बसंत के सुकुमार, तो विम्ब है, ओके। विम्ब है, ना कि प्रतीक। और मिथक के बारे में मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन पूरा क्लास मैंने बनाया है, और सारे क्वेश्चन मैंने सेट किए हैं कि किस टाइप से मिथक को हम पढ़ सकते हैं। मिथक क्या है? मात्र एक कल्पना नहीं है, मतलब एक ऐसा पौराणिक तथ्य है जो जिसमें कल्पना भी है और यथार्थ भी है, ओके। मिथक समझा था हमने। नेक्स्ट, अगर इसी टाइप से आप प्रतीक और बिंब पढ़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर बनाऊंगी इस पे क्लास, और फैंटेंसी भी, ओके। नेक्स्ट है, किसका मत भुक्तिवाद के नाम से जाना जाता है? तो भट्ट नायक जो है, इनका मत भुक्तिवाद के नाम से जाना जाता है। स्वच्छंदतावाद का जन्मदाता है? तो रूसो है। रूपवाद इन्होंने ही दिया है, ओके। इन्होंने रूसो जो रूपवाद है आपके सिलेबस में लगा हुआ है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रूसो ने रूपवाद के अलावा कौन सा वाद दिया है? तो स्वच्छंदतावाद भी दिया है। अरस्तु के ग्रंथ का नाम क्या है? तो पोएटिक्स है। मैच करने के लिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो वामन है। आनंदवर्धन जो है, इन्होंने ध्वनि दिया है। कुंतक ने क्या दिया है? वक्रोक्ति दिया है। और कुंतक ने वक्रोक्ति दिया है, और क्षेमेंद्र जो है उन्होंने औचित्य दिया है। भरत मुनि ने रस दिया है, ओके। गुण संप्रदाय इनमें से किसका नाम है? तो रीति संप्रदाय का है।
नेक्स्ट प्रश्न है, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि विचारी चोर में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। नेक्स्ट है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुशंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो सही है, बहुत अच्छा है कि जिनकी उत्तम प्रवृत्ति ही है उनके साथ कितना भी कुसंग हो लेकिन फिर भी वो जो है अपने ही मत में रहते हैं। अर्थांतर न्यास जो है अलंकार होगा यहाँ पे। भूषण विनुना विराजई कविता वनिता मित्र के अलंकार जो है इसमें कौन सा है? श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट है, केशव ने ये पंक्ति दी है, यह भी ध्यान रखना। औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक इनमें से किसने दिया है? तो पहले ही बताया, औचित्य जो है किसने दिया है? क्षेमेंद्र ने दिया है। और क्षेमेंद्र के गुरु कौन है ये मैंने आपको कई बार बताया है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, 14 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है, ध्वनि को काव्य की आत्मा किस आचार्य ने माना है? तो आनंदवर्धन ने। रस ध्वनि को काव्यात्मा पद पर किसने प्रतिष्ठित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अभिनव गुप्त। रस ध्वनि को काव्यात्मा पद पर किसने प्रतिष्ठित किया? तो अभिनव गुप्त ने। और जो आनंदवर्धन की ध्वन्यालोक है उसकी ध्वन्यालोक लोचन नाम से इन्होंने ही टीका लिखी है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर वाल पतंग कौन अलंकार है इसमें? तो रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वह है, भारतीय काव्यशास्त्र में साधारणीकरण सिद्धांत के आविष्कर्ता कौन है? तो भारतीय काव्यशास्त्र में ओके भट्टनायक। और आधुनिक में पूछा जाए अगर तो रामचंद्र शुक्ल जी होंगे। ओके, इनमें से डॉक्टर नगेंद्र का ग्रंथ कौन सा है पूछा गया है? तो रस सिद्धांत। रसज्ञ रंजन जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। और साहित्य दर्पण जो है दंडी का है। रस मीमांसा 1949 शुक्ल जी का है। ओके, नेक्स्ट जो मैच करने के लिए है तो अनुकरण प्लेटो ने दिया है, उदात्त लोंजाइस ने दिया है, मूल्य जो उदात्त जो है विचार है ये भी पूछा गया है, मूल्य सिद्धांत रिचर्ड्स ने दिया है, अर्थ मीमांसा रिचर्ड्स ने दिया है। ओके, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्रोचे अव्यंजनावाद, इलियट निर्व्यक्तिकता, रिचर्ड्स संप्रेषण, अरस्तु त्रासदी। ओके, नेक्स्ट है रति। तो रति जो है श्रृंगार से संबंधित है, उत्साह वीर, और हास तो हास्य होगा, अमर्ष रौद्र होगा। ठीक है, स्थायी भाव पहुंचे गए हैं और इधर रस है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है मैच करने के लिए ही है। रस सिद्धांत जो है किसका है? तो ये है डॉक्टर नगेंद्र का, चिंतामणि, आचार्य शुक्ल, कविप्रिया, केशवदास, भाष्यभूषण, जसवंत सिंह। और चिंतामणि जो है 4 भाग में लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रमुख होता है? तो वीर रस में ओज होता है, जैसे दिनकर जी को ओज का कवि कहा जाता है। नेक्स्ट है रोमांटिसिज्म का जन्मदाता इनमें से किसको माना जाता है? तो अरस्तु को माना जाता है। नेक्स्ट है निम्न में अलंकारवादी आचार्य नहीं माना जाता है, तो वह है कुवलयानंद, रसवादी हैं। ओके, ये भी ध्यान रखिएगा। दंडी, वामन, भामा अलंकारवादी हैं। नेक्स्ट है किस आचार्य ने शब्दालंकारों को अधम काव्य, अर्थालंकारों को मध्यम काव्य तथा गोड़ीभूत व्यंग्य और ध्वनि को क्रमशः उत्तम और उत्तमोत्तम कहा है? तो मम्मट ने कहा है। और डायरेक्ट भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो जरूर इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जनश्रुति के आधार पर किस आचार्य को रस का प्रवर्तक माना गया है? तो भरत मुनि को माना गया है। निम्नलिखित में से कौन सा करुण रस का विरोधी है? तो हास्य। नेक्स्ट है ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया है? तो आनंद वर्धन ने किया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, जहां शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराएं जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण हो, काव्यशास्त्र के अनुसार यह किसका लक्षण है? तो यह ध्वनि का लक्षण है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है? और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है इसी नेट ज्यारम में पिछले साल ही। तो किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है? तो अविधा। ओके, और ये 3 शब्द शक्तियां हैं, अविधा, व्यंजना और लक्षणा।
ओके, ये मत सोचिएगा मैम कोई भी क्वेश्चन ला के रख देती हैं, तो आपको बता दिया है ये क्वेश्चन मतलब 2 नंबर। ठीक है, बहुत सारे लोग 2 नंबर से नेट या जेआरएफ से रह जाते हैं। ओके, और यही चीज़ें होती हैं जो एक स्टूडेंट पढ़ता है और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करता है, कुछ अदर नहीं होता, बस उसकी मेहनत होती, स्मार्ट वर्क होता है। आज ही मुझे एक कॉल आई थी कि मैम मैं बराबर 2 साल से एग्ज़ाम दे रही हूँ और मुझसे क्लियर नहीं हो रहा है, क्या पढ़ूँ मैम, कैसे पढ़ूँ। तो इस पर मैं एक क्लास स्पेशल बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि उस क्लास में ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आपको आसानी से आप कर सकते हैं और एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, A to Z मैं छोटी सी क्लास बनाऊंगी जिसमें बताऊंगी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वेद नामक स्थायी भाव से किस रस का परिपाक होता है? तो शांत रस है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वह है काव्य के घटक क्रमशः हैं। तो सबसे पहले वर्ण, सबसे पहले अगर रखा जाए तो ध्वनि आएगा, फिर ध्वनि के बाद वर्ण, फिर शब्द, फिर पद और फिर वाक्य। ओके, ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति किस आचार्य ने माना है? तो आचार्य अभिनव गुप्त है। अभिव्यक्ति अभिनव गुप्त, याद रखना है। देखिए फ्रेंड, सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है और मेहनत के लिए भी कोई शॉर्टकट नहीं है। ओके, और जो मेहनत करता है, स्मार्ट वर्क करता है, उसके लिए सफलता कोई बड़ी चीज़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वन्यालोक किस आचार्य का ग्रंथ है? तो आनंद वर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य प्रकाश के रचयिता आचार्य कौन है? तो काव्य प्रकाश मम्मट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, को घटिये वृषभानुजा वे हलधर के वीर में कौन सी व्यंजना है? तो रस व्यंजना है इसमें। ओके, जैसे अविधा व्यंजना। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्यंजना का जो है कौन सा भेद इनमें से है या नहीं है? तो शाब्दिक व्यंजना, आर्थी व्यंजना, रस व्यंजना। ठीक है, तो इस टाइप से भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे ही यही चीज़ें हैं जो अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो एग्जाम में अगर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे, डायरेक्ट तो पूछा नहीं जाएगा, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, है ना। तो इन आचार्यों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो कौन है? पहले तो देखिए, आपको मालूम है कि रस के बाद अलंकार ही आता है, तो भामा और फिर आचार्य दंडी, फिर मम्मट और फिर अभिनव गुप्त। और समय भी लिखा है, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनको भी क्रम से लगाना है। तो काव्य अलंकार सबसे पहले आएगा, फिर काव्यदर्श, फिर काव्य प्रकाश और फिर ध्वन्यालोक लोचन। ओके, नेक्स्ट स्थापना और तर्क का क्वेश्चन है। तो देखिए, साधारणीकरण की प्रक्रिया में विवाहवाद का समाप्त हो जाता है और वे सामान्य प्रतीत होने लगते हैं, अर्थात जो है विशेष न रहकर कामनी मात्र रह जाती है। तो ये गलत है। तर्क है, विवाहवाद का अपनी पराय की भावना से मुक्त होना साधारणीकरण है, सीता के प्रति रति भाव का अनुभव सामान्य करने लगता है। तो ये सही होगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो भरत मुनि है, सभी को मालूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस निष्पत्ति के व्याख्याता आचार्यों में से भट्टनायक का योगदान क्या है? तो साधारणीकरण का सिद्धांत। और नाट्य शास्त्र के 4 व्याख्याता हैं, याद रखना है आपको, भट्टनायक, भट्टलोल्लट और शंकुक और अभिनव गुप्त। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आश्रय की चेष्टाएं इनमें से किस वर्ग के अंतर्गत आती हैं? तो अनुभाव। सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी मानी जाती है? तो 8। भाव की बोध कराने वाले को सात्विक जो है भाव अनुभाव कहते हैं। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है, सभी को मालूम होगा, पूछा भी जा सकता है ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाव का बोध कराने वाले कारण क्या कहलाते हैं? अनुभाव कहलाते हैं। इनमें से कौन सा अनुभाव के अंतर्गत नहीं आता है? तो ग्लानि नहीं आता है। इनमें से संचारी भाव कौन सा है? तो ये सभी है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनसूया इनमें से किस वर्ग में आएगा? तो संचारी भाव। फिर आता है गर्व, तो गर्व जो है संचारी भाव है। अश्रु अनुभाव है। रति स्थायी भाव है और वत्सल वात्सल्य रस है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन छाटिए। तो ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। उग्रता संचारी भाव है। साधारणीकरण रसास्वाद के बाद की प्रक्रिया है, तो गलत है यही। और विभावाद की विशेषत्व का परिहार साधारणीकरण है, सही है। शोक करुण का रस का स्थायी भाव है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, इनमें से विश्वनाथ का मत कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए, आश्रय के साथ सामाजिक का तादात्म्य हो जाना साधारणीकरण है,
यही मत है। फिर साधारणीकरण का कवि की अनुभूति का होता है तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। आलंबन धर्म का होता है तो शुक्ल ने कहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे होता है तो व्यंग्यार्थ से होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भरत मुनि का काल माना जाता है तो 200 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट है क्वेश्चन मैच करना है रस सिद्धांत, ध्वनि संप्रदाय, ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन, वक्रोक्ति कुंतक और रीति वामन, रस सिद्धांत भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पे इनको मैच करना है और हो सकता है एग्जाम में इसमें से पूछा जाए। विभावा, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगा, दृश्य निष्पत्ति भरत मुनि ने दिया है और पूछा भी गया है। ये भी पूछा गया है तद्दोषो शब्दार्थो मम्मट ने दिया है। रमणीयाथ पंडित राज जगन्नाथ ने दिया है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम आचार्य विश्वनाथ ने दिया है। और चारों ही ये तथ्य जो है एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट जो है आपका वृत्ति कहा है रीति को मम्मट ने, संघटना कहा है आनंदवर्धन ने, मार्ग कहा है कुंतक ने और रीति कहा है वामन ने। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है रस निष्पत्ति के व्याख्याता आचार्यों में से संयोग का उत्पाद्य, उत्पादक, उत्पादन संबंध किससे है तो ये हैं भट्ट लोल्लट। नेक्स्ट है निष्पत्ति का अर्थ अनुमति, तो अनुमति दिया है आचार्य शंकुक ने, अनुमिति। ओके, शॉर्ट में देखिए स्मार्ट वर्क किसे कहते हैं कि चीज़ों को हम शॉर्ट में समझें, शॉर्ट में ज़्यादा समझें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विरेचन अरस्तु का है, यथार्थवाद लुकास का है, वस्तुनिष्ठ समीकरण इलियट का है, विडंबना क्लीथ वृक्ष का है। और बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं जो भी फैक्टर महत्वपूर्ण है एग्जाम में आने वाले हैं मैं बताती चल रही हूँ। अनुकरण अरस्तु का है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्स का है, सहजानुभूति क्रोचे की है, द्वंद्ववाद हीगेल का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका विसंगति क्लीथ वृक्ष का है, तनाव एलन टेट का है, उत्तर शून्यवाद देरिदा का है, कल्पना कॉलरिज ने दिया है। नेक्स्ट है आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की क्या परिभाषा दी है तो रसात्मकम वाक्यम काव्य है। ओके, नेक्स्ट है रमणीय अर्थात मनोहर अर्थ का प्रतिपादन शब्द ही काव्य है। तो अभी हमने आपको बताया किसने कहा है, पंडित राज जगन्नाथ ने। समय क्या है 17, आचार्य का 8वीं सदी और विश्वनाथ का 14वीं और आचार्य भामा 6वीं। तो क्रम से लगाने के लिए भी पूछे जा सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भरत मुनि के मतानुसार निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत काव्य के संबंध में ठीक है तो रस ही काव्य की आत्मा है, यही सही है। अलंकार काव्य के लिए आवश्यक है तो काव्य के संबंध में ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे यही जो है परफेक्ट है। ध्वनि के बिना काव्य की सार्थकता नहीं है, ऐसा भी नहीं है। रसात्मक वाक्य काव्य का महत्वपूर्ण तत्व है, ये भी इतना सही नहीं है। रीति को काव्य की आत्मा मानने वाले आचार्य कौन थे तो रीति को काव्य की आत्मा वामन ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ्यू अर्नाल्ड, सिलेबस में है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। साहित्य के विषय में क्या मत प्रकट किए हैं, सही कथन है मनुष्य को सत्य शिव सुंदर की ओर प्रेरित करना चाहिए। क्या कहा है कि मनुष्य को सत्य शिव सुंदर की ओर प्रेरित करना ही साहित्य का काम है। ये किसने कहा है, मैथ्यू अर्नाल्ड ने कहा है और ये पूछा भी जा सकता है आपसे। ओके, ध्वन्यालोक लोचन का आलोचक कौन है तो अभी मैंने आपको बताया है अभिनव गुप्त हैं। नेक्स्ट है ध्वन्यालोक की टीका का क्या नाम है तो लोचन, समझ लीजिए ध्वन्यालोक लोचन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्य मीमांसा की रचनाकार हैं तो मम्मट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रस सूत्र में किन दो शब्दों की व्याख्या अपेक्षित रही है तो वो कौन से दो हैं, संयोग और निष्पत्ति, डी ऑप्शन। ओके, बाकी ये 3 ऑप्शन है, तीनों का जो है व्याख्या करी गई है। आचार्य कुंतक ने वैदर्भी गौड़ी और पांचाली को क्या नाम दिया है तो सुकुमार विचित्र मध्यम मार्ग, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दृष्टकूट पदों में कौन सा दोष पाया जाता है, जैसे सूरसागर साहित्य लहरी लिखी गई है तो उसमें क्लिष्टतम दोष होता है। ओके, जैसे साहित्य लहरी है 118 पद है इसमें और दृष्टिकूट पर आधारित है। लोक व्यवहार में प्रयुक्त न होने वाले शब्द का काव्य में प्रयोग करना को कौन सा दोष माना जाता है तो अश्लीलत्व दोष। ओके, किसमें है, जैसे निराला जी की जूही की कली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग होने पर कौन सा दोष होता है? तो अधिक पदत्व, अधिक मतलब अधिक वर्णन कर दिया, अधिक शब्दों के द्वारा वर्णन किया गया। कुछ शॉर्ट में भी हम बोल सकते हैं, शॉर्ट में कविता लिखी जाती है और किसी किसी में बहुत लंबे लंबे वाक्यों के माध्यम से कविता लिखी जाती हैं। कार्य और कारण में संगत न होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो असंगति। कार्य और कारण में संगति, तो संगति दिया गया है तो यहाँ पे इसको ट्रिक बना सकते हैं असंगति, अगर संगति शब्द है तो असंगति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिख चुके हैं कि मैम अलंकारवादी और रसवादी के बारे में बता दीजिए। तो देखिए, आनंदवर्धन जो है ध्वनिवादी हैं, केशव, जयदेव, भामा तीनों ही अलंकारवादी हैं, पहले भी एक क्वेश्चन करा चुके हैं हम। नेक्स्ट है, उपमेय में उपमान की संभावना होने पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपमेय का निषेध करते हुए जहां उपमान की स्थापना की जाती है कौन सा अलंकार होता है? अपहूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहे रघुपति के चरित उदारा, कहे मति मोर निरत संसारा में कौन सा अलंकार है? तो निदर्शना। ओके, उदाहरण नहीं, भ्रांतिमान नहीं, प्रतिवस्तुमान नहीं, निदर्शना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो सभी को मालूम होगा, बामन जी। नेक्स्ट है, विशिष्ट पद रचना रीति, यह पंक्ति किस आचार्य ने दी है? बामन ने ही दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीति के लिए मार्ग शब्द जो है कुंतक ने दिया है। रीति के लिए वृत्ति मम्मट ने कहा है, पहले ही करा चुके हैं। काव्य गुणों की संख्या कितनी है? 10 भरत मुनि ने मानी है यहाँ पे, और बामन ने 3 मानी है। ठीक है, ये आपको दंडी ने 3 मानी है, बामन ने 20 मानी है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, भरत मुनि ने 10 मानी है और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, चित्र तुरंग ज्ञान की अवधारणा का उपयोग किस आचार्य ने रस निष्पत्ति की व्याख्या में किया है? तो आचार्य शंकुक। शंकुक ने रस सूत्र में संयोग का अर्थ क्या माना है? तो अनुमिति माना है। भुक्तिवाद किस आचार्य के रस निष्पत्ति संबंधी मत का नाम है? तो भट्टनायक का है। इनमें से साधारणीकरण सिद्धांत किस आचार्य का है? तो भट्टनायक का है। नेक्स्ट है आपका जो है मैच करने के लिए, भट्ट लोलट आरोपवाद, आचार्य शंकुक अनुमितिवाद, भट्टनायक भुक्तिवाद, आचार्य अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण किसका होता है? तो आलम्बनत्व का होता है। कवि की अनुभूति का डॉक्टर नगेंद्र ने बताया है। सहृदय सामाजिक के चित्त का ये श्याम सुंदर दास जो है इन्होंने बताया है। ओके, साधारणीकरण संबंध किस व्यापार का से है? भावकत्व से। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी और ये भी। देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन अभी तक कराए हैं इससे बाहर नहीं आएगा आपके एग्जाम में। जो भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे काव्य शास्त्र से, 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट यहीं से पूछे जाएंगे, ये मैं क्लियर बोल सकती हूँ। क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ऐसे ही क्वेश्चन से घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन बनाने का तरीका थोड़ा अलग हो। ओके, चाहे वो कोर्ट में हो, चाहे आपसे नहीं करके पूछ दिया जाए, लेकिन फैक्ट यहीं से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस सूत्र में संयोग का अर्थ भोज्य भोजक संबंध किस आचार्य ने माना है? भट्टनायक ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भट्टनायक ने रस का स्थान कहाँ माना है? तो सहृदय सामाजिक का चित्त। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भट्टनायक के भुक्तिवाद का मूल आधार इनमें से क्या है? तो सांख्य दर्शन। फ्रेंड, यहाँ पे मैं थोड़ा मिस्टेक करके आई हूँ, यहाँ पे आपको बताया था जो थोड़ा सहृदय सामाजिक के चित्त का, तो यहाँ पे ये श्याम सुंदर हैं, और यहाँ पे जो ये दिया गया है कि भट्टनायक ने रस का स्थान कहाँ माना है, तो यहाँ भी ये राइट ही होगा, सहृदय सामाजिक का चित्त। सही है, क्लियर है, मिस्टेक नहीं है। भट्टनायक के भुक्तिवाद का मूल आधार सांख्य दर्शन है, याद रखिएगा, भट्टनायक सांख्य दर्शन से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है आपका रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता आचार्य कौन है? तो कौन है? भट्ट लोलट। उसके बाद में भट्टनायक आएंगे, फिर शंकुक आएंगे, फिर अभिनवगुप्त आएंगे। ओके, नेक्स्ट है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, तो ये किसने दिया है? भट्ट लोलट ने ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थापना और तर्क के क्वेश्चन भी हैं और आपका एक पैराग्राफ भी है, तो बहुत अच्छा सारा कुछ है इस क्लास में। लोलट के मत से विभावाद या एवं स्थायी भाव के संयोग का क्या अर्थ है? तो अनुमानी या अनुमापक संबंध। यहाँ पे एक रचना भी दी गई है, इसे भी आप देख सकते हैं कि राजमुकुट किसने लिखा है? तो सेठ गोविंद दास जी ने लिखा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य शंकु के मत में को किस नाम से जाना जाता है? तो अनुमितिवाद। 100 क्वेश्चन क्लियर हुए। अब आइए देखते हैं जो अवतरण दिया है। मैंने इसके लिए आपको बताया ट्रिक किस तरीके से आपको करना है। तो पहले तो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे कि भरत मुनि के अनुसार अलंकारों की संख्या कितनी है। तो जो भरत मुनि है इन्होंने 4 अलंकार माने हैं, ठीक है। तो ये आप हो सकता है डायरेक्ट भी कभी कभी हम लोग जो पढ़ा है तो उसमें हो सकता है कि कुछ ऐसे फैक्ट हों जिनका हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, है ना। फिर आपका है कि निम्नलिखित में से काव्य अलंकार का रचयिता कौन है? तो काव्य अलंकार भामा ने दिया है। नेक्स्ट है, आचार्य रुद्रट के अनुसार अलंकारों की संख्या कितनी है? तो 78 है। आइए अब हम देख लेते हैं। देखिए पैराग्राफ को जरूर देखना है क्योंकि यहाँ से हो सकता है कुछ महत्वपूर्ण चीजें हों। तो भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में अलंकारों की संख्या मात्र 4 बताई है। कौन से हैं देख लीजिए, उपमा, रूपक, यमक, दीपक। ये जरूर नोट कर लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ दिया जाए क्योंकि पूछा गया है। ओके, जबकि अग्नि पुराण में इनकी संख्या 16 है। आचार्य भामा ने 48 संख्या दी है। और यहाँ पे किसका पूछा गया है? रुद्रट का पूछा गया है। ओके, यहाँ पे रुद्रट ने जो है अपने ग्रंथ में 78 दिया है और जयचंद ने अपने चंद्रालोक में 100 अलंकारों का वर्णन किया है। अप्पय दीक्षित ने 123 का वर्णन किया है। और जो जगन्नाथ है इन्होंने 191 का वर्णन किया है। बस यही चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ओके, तो नेक्स्ट जो है चंद्रालोक किसकी रचना है? जयदेव की है, जिसमें 100 का वर्णन किया गया है। 123 का कुवलयानंद जो है अप्पय दीक्षित ने अपनी रचना जो है कुवलयानंद, इसमें 123 अलंकारों का वर्णन किया है। नेक्स्ट देखिए, स्थापना और तर्क। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए कि भट्टनायक के भुक्तिवाद का मूल आधार सांख्य दर्शन है। बिल्कुल सही है। सांख्य दर्शन प्रकृति को त्रिगुणातीत मानता है। बिल्कुल सही है। त्रिगुणातीत मतलब 3 आधार दिए होंगे इन्होंने, तो ये है त्रिगुणातीत। ओके, नेक्स्ट है, भावानुकूल हम कार्य करते हैं। सही है, कोई भी कार्य करते हैं। जैसे मैं ही क्लास बना रही हूँ, अभी मैं सोचूं कि मैं अपना कोई और कार्य करूँ, इससे मुझे क्या मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। आज तक कभी मेरा यूट्यूब चैनल पे मेरे 1000 व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, जबकि मुझे खुद क्या आप ही लोग बताते हो कि मैम क्लास इतनी अच्छी बनाती हो, लेकिन फिर भी 1000 व्यूज़ नहीं आते हैं जिससे मुझे कुछ हेल्प मिल सके या मैं बोर्ड ही बनवा सकूँ या मैं कुछ भी आप लोगों के लिए स्पेशल, जैसे बहुत सारी सुविधाओं के लिए कुछ पैसे ही ज़रूर होते हैं। तो वही चीज़ें हैं कि मैं भी यहाँ पे भाव में ही कार्य करती हूँ कि जो मित्र हमारे साथ जुड़े हैं उनकी हेल्प हो जाए। जैसे कॉल करते हैं आप लोग कि मैम कैसे पढ़ें, और मैं आपको उसका उपाय बताती हूँ, आप लोग करते हैं और जिन लोगों ने किया है उनको हेल्प मिली है, यही खुशी है। और इसीलिए मैं आज यूट्यूब पे हूँ, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग की थी, स्टार्टिंग में ही बहुत सारी जो हाउसवाइफ थी उनको हेल्प मिली है, इसलिए मैं यहाँ पे टिक गई। क्योंकि मैंने यही सोचा कि अगर मेरे कार्य से 10 व्यक्ति भी सफल होते हैं 1 साल में, तब भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो बस यही चीज़ थी जिससे मैंने ये कार्य नहीं छोड़ा और मैं आज भी वर्क कर रही हूँ और अब हमेशा करती रहूँगी जब तक नई नई चीज़ें लाती रहूँगी। ओके, तो यही चीज़ें हैं। मैंने जैसे अभी आपको बता दिया कि भावानुकूल में हम कार्य करते हैं, इसका एग्जाम्पल इतना बड़ा दे दिया, तो ये मतलब एक तरीके से आप फैक्ट को भी समझ सकते हैं। तो प्रत्येक मनुष्य के हृदय में कुछ ना कुछ भाव अवश्य होते हैं। जैसे आप ही सोचते हैं कि मैम का क्लास देखेंगे, आप हो सकता है आप भी ये सोचते हो कि मैम इतना अच्छा कंटेंट लाती हैं फिर भी व्यूज नहीं आते हैं, है ना। तो आप भी सोचते होंगे, तो दोनों ही चीज़ें राइट है। ओके, नेक्स्ट जो है, स्थायी भाव के कारण को विभाव कहते हैं। सही है। जिन व्यक्तियों के सहारे स्थायी भाव उत्पन्न होता है वे आलम्बन विभाव कहलाते हैं। ये भी सही है। नेक्स्ट है, प्रत्येक शब्द चाहे किसी भी प्रकार का हो अपना अर्थ अवश्य रखता है। तो भाई ये तो सही है कि कोई भी शब्द हो उसका अर्थ अवश्य होता है, क्योंकि प्रत्येक शब्द में अपना अर्थ बताने की शक्ति होती है। बिल्कुल, कोई भी शब्द हम बोलते हैं उसका अर्थ होता ही है और वह शक्ति उसी में होती है। तो ये दोनों ही चीज़ें सही है। और आपको बता दें ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं एग्जाम में, तो इसे सीरियस ले लीजिएगा। ओके, तो आइए अब जो है देखिए, यहाँ पे आप ये मत सोचिएगा कि मैम ने बोल दिया विगत वर्षों के प्रश्न। ठीक है, मैंने 33 प्रश्न जो हैं इसमें सेट थे वो सारे ले लिए। पहला क्वेश्चन जो है 2010 का है, जून 2010। ओके, मुझे लगता है ये हैंग भी हो गया है कुछ। क्लास लंबी तो हो गई है लेकिन आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप 1 घंटे बुक नहीं खोलेंगे और 1 घंटे सिर्फ इसको 2 बार सुन लेंगे, 1 घंटे की तो होगी नहीं क्लास। ओके, क्योंकि अभी जो है 29 मिनट हुए हैं
और सिर्फ अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे। और 110 समझ लीजिए क्वेश्चन हमने जो किए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। ओके, तो ये अगर 1 घंटा आप 2 बार इस क्लास को सुन लेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। ओके, तो पहला क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से है स्थापना का। तो काव्य भाषा को सहज होना चाहिए और उसे वैचित्र, वक्रता, अलंकार आदि के आडंबर से मुक्त होना चाहिए। बिल्कुल सही है। अलंकार, उक्ति, वैचित्र का प्रयोग श्रेष्ठ कवि ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जैसे मैं लिखती हूँ तो अलंकार आ ही जाता है जब हम अपने शब्दों को रखते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो लिखा है ये गलत है, ए सही है, आर गलत। अब मिथक के बारे में देखिए क्या कहा गया है। मिथक क्या है? मिथक जातीय स्मृति पर आधारित होते हैं, गलत है। इसलिए मिथक को विकासशील माना गया है, ये भी गलत है। ना ही ये जातीय स्मृति पर आधारित होते हैं और ना ही ये विकासशील होते हैं। नेक्स्ट है असत्य कथन का चयन करें। तो भरत मुनि रस को अस्वाद मानते हैं, स्वाद मानते हैं, अस्वाद नहीं मानते हैं। नेक्स्ट है आचार्य मम्मट के अनुसार, देखिए ये क्वेश्चन कब पूछे गए? दिसंबर 2009 में पूछे गए हैं। ओके, ये मत सोचिएगा मैम ऐसे ही उठा के बता दिए। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य का उद्देश्य क्या होता है? तो उपरोक्त सभी, यस, साधन, व्यवहार ज्ञान, ये सभी। नेक्स्ट है आचार्य मम्मट द्वारा रचित काव्य समीक्षा संबंधी ग्रंथ का क्या नाम है? तो काव्य प्रकाश है। और मीमांसा जो डॉक्टर नगेंद्र इन्होंने दिया है, दर्पण दंडी ने दिया है। नेक्स्ट है भरत मुनि के मतानुसार निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत काव्य के संबंध में ठीक है? रस ही काव्य की आत्मा है, ये सही है। आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की क्या परिभाषा दी है? तो ये आप पढ़ ही चुके हैं, रसात्मकम काव्य वाक्य है। नेक्स्ट है ध्वन्यालोक लोचन के प्रणेता कौन है? तो अभिनव गुप्त है, ये भी आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वह है रस की संख्या 8 किसने मानी है? तो भरत मुनि ने मानी है। रस सूत्र की अभिव्यक्ति वादी व्याख्या किसने दी है? तो अभिनव गुप्त ने दी है। विभाव में प्रधान है वस्तु और भरत मुनि द्वारा निर्दिष्ट रस संख्या है तो 8 है। संत काव्य का प्रधान रस है शांत। साधारणीकरण सिद्धांत का आविष्कर्ता किसे माना गया है? तो यहाँ पे आपका भट्टनायक। नेक्स्ट रस मीमांसा किसकी कृति है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1949। किस अलंकार में वाक्यार्थ गौण और व्यंग्यार्थ प्रधान होता है? तो अन्योक्ति में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राम को रूप निहारती जानकी कंगन के न की परिछाई, इसमें जो है पूछा गया कौन सा रस है? तो श्रृंगार रस है इसमें। हृदय की मुक्तावस्था को रस दशा किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। मिथक का संबंध होता है तो मिथक यहाँ पे आप पढ़ लीजिए कि मिथक क्या होता है? अति मानवीय पौराणिक पात्रों से होता है। इसको कल्पना भी मानते हैं और यथार्थ भी मानते हैं। इनमें से कौन सा भाव संचारी भाव नहीं है? तो शोक। नेक्स्ट है कौन सा भाव संचारी भाव के अंतर्गत नहीं आता है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा शोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुमितिवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो वह है शंकुक। रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने दिया है? तो यहाँ पे आचार्य कुंतक। आचार्य मम्मट वृत्ति दिया है, आचार्य बामन रीति दिया है। रस सिद्धांत के लेखक कौन है? तो डॉक्टर नगेंद्र होंगे। रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिनव गुप्त का रस निष्पत्ति विषयक मत कहलाता है? तो अनुमितिवाद। यहाँ पे अभिनव गुप्त दिया है तो अभिव्यक्तिवाद होगा, ये शंकुक का है। और ये उत्पत्तिवाद भट्टलोलट का, भुक्तिवाद भट्टनायक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है करुण रस का स्थायी भाव है शोक। जून 2001 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। रस निष्पत्ति के सर्वमान्य व्याख्याकार हैं भरत मुनि। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अलंकारों में एक भेद स्वीकार नहीं होता, काव्यालंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अलंकार के 3 भेद माने जाते हैं, लेकिन काव्यालंकार जो है भामा है उनका ग्रंथ है। अमूर्त भावों को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए कवि प्रयोग करता है बिंबों का। जून 2000 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। साधारणीकरण शब्द के आविष्कर्ता आचार्य हैं भट्टनायक। विभावना अलंकार का लक्षण है बिना कारण के कार्य की सिद्धि। नाट्य शास्त्रों द्वारा अमान्य रस है शांत रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कटि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। तो ये थे आज के 142 प्रश्न जो हमने यहाँ पे सॉल्व करे।
साथ ही ये है यहाँ पे आंसर की, जिससे आप मैच कर सकते हैं। अगर कोई बाई चांस मिस्टेक हुई हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप जो है क्वेश्चन का आंसर मैच कर सकते हैं। और साथ ही बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, धन्यवाद।